नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में और सारणिक को कंप्लीट किया है। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नया टॉपिक है अपना लिमिट। यानी यहाँ से अपना कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट होता है, यानी अवकलज का पार्ट स्टार्ट होता है और इसमें कुल मिलाकर के हमें 6-7 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सीमा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम संततता, ठीक है, कंटिन्यूटी, और फिर हम अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी, और फिर अपन पढ़ेंगे अवकलन, ठीक है, और फिर अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये तो अपने है 11th क्लास में, और ये सारे टॉपिक जो है वो है अपने 12th क्लास में। ये 11th क्लास में है और ये सारे 12th क्लास में। लेकिन जब ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, नहीं अगर सीखेंगे तो ये टॉपिक नहीं आएगा अपने को। सीमा अगर नहीं पढ़ेंगे तो संततता नहीं आएगा और अवकलनीयता नहीं आएगा, ठीक है। तो जरूरी है कि पहले अपने को सीमा को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी लिमिट पढ़ेंगे पहले, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, और फिर इनके एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद में ये पढ़ने के बाद में और 12th क्लास का जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो अपना हो जाएगा समाकलन, ठीक है। समाकलन में हम निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे और फिर समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। 2 एक्सरसाइज ये है, समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है। और फिर समाकलन के अनुप्रयोग के बाद में एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो है वो अपन और पढ़ेंगे इसमें 12th क्लास में। तो ये टोटल टॉपिक, ये जो है ना, ये टॉपिक सारे और ये अपने हैं 12th क्लास के, ठीक है। इसी में एक अवकलन के अंदर एक और लिख दो, इसमें एक आएगा माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय, ठीक है, जिसमें हम रोल प्रमेय और लाग्रांज प्रमेय को हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो टोटल टॉपिक है, ये 6-7 टॉपिक हो गए अपने। ये टोटल टॉपिक जो 12th क्लास का लगभग 50% सिलेबस को कवर करते हैं और इसमें से, और ये मान के चलिए कि लगभग 37-38 नंबर के जो पर्सन है वो अपने आते हैं 12th क्लास के अंदर। 80 नंबर का अगर पेपर होता है ना, तो उसमें 37-38 नंबर की क्वेश्चन वो इसी में से आते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूं कंपटीशन के हिसाब से, तो यहाँ तक ये जो है, यानी अवकल समीकरण को छोड़ दो क्योंकि अवकल समीकरण कंपटीशन के अंदर अलग से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो लगभग ये मान के चलिए कि 10 से 12% अपने को एग्जाम में मिलते हैं, 10 से 12% अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें से 10-12% अपने को देखने मिलते हैं। कई बार 10 मिलते हैं, तो कई बार 11, कई बार 12 मिलते हैं, ठीक है। तो कहने इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये टॉपिक जो काफी अपना महत्वपूर्ण है, टॉपिक इजी है, आराम से अगर सीरियल वाइज हम पढ़ते जाएंगे तो अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें जो आपकी कठिन स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल इजी टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं अपने उसके चैनल के हिसाब से, तो हमने 12th क्लास का लगभग सिलेबस जो है वो इसको छोड़ के बाकी सब सारा पढ़ लिया। केवल एक जो एलपीपी का टॉपिक बचा हुआ है, रेखीय प्रोग्राम, वो एक कंसेप्ट और बचा हुआ, बाकी अपने सारे पढ़ लिए। हमने अपने एक जो 3D का टॉप एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली, वेक्टर है वो कंप्लीट कर ली, हमने उसका प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर ली, रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिए, इनवर्स फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली, डिटरमिनेंट हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। और अब जो अपना कैलकुलस का पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कुल मिलाकर के अपना 50% जो सिलेबस है वो तो आ गया है इसमें। और अब चलते हैं अपन यहाँ से शुरू करते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे सीमा को, ठीक है। तो सीमा कहाँ है? 11th क्लास में है। 11th क्लास में हम सीमा को पढ़ते हुए और फिर हम 12th क्लास में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो देखो, तरीका अपना वही है कि पहले एनसीईआरटी की बुक जो है उसको कवर करेंगे और उसके बाद में एक्स्ट्रा फैक्ट जो है उनको जानेंगे, ताकि हमें 12th क्लास के साथ जो अपनी स्कूली शिक्षा है उसके साथ साथ जो अपनी आगे की जो कंपटीशन एग्जाम्स जो है उनकी अपना बेस वो अच्छे से तैयार हो जाए, और हमें वहां जब हम उसमें बैठे तो हमें ये आवाज नहीं हो कि यार ये चीज के आगे हमें पढ़ी हुई नहीं है या हमारी देखी हुई नहीं है, ठीक है। तो देखो, सीमा क्या चीज है? देखो, सीमा क्या है, जैसे मान लो कि x से एक वेरिएबल को चर है, ठीक है,
और एफ एक्स जो वो इसी का एक फलन है, ठीक है। तो एक्स से कोई एक अचर राशि की तरफ ए की तरफ बढ़ रहा है, एक्स का मान ए की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये हुआ, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं, एक्स से ए की तरफ बढ़ रहा है तो उस स्थिति में एफ एक्स किसी एक निश्चित राशि की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और वो जो निश्चित राशि है एल है, उसी को अपन सीमा बोलते हैं, ठीक है। बस डेफिनेशन इसको पढ़ो, बाकी परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन को कि क्या इसकी परिभाषा है, वो नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन समझ में आनी चाहिए। देखो क्या, देखो जैसे मान लो कि अगर हम ये कहें कि भी x बराबर 2 पर हम सीमा चेक करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x टेंड्स टू 2 पर हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे कि भाई x अगर 2 की तरफ अग्रसर है तो उस समय एफ एक्स जो वो किसकी तरफ अग्रसर है वो मान निकालेंगे। जैसे मान लो कि वो किसी निश्चित राशि l की तरफ अग्रसर है तो उस l को हम बोलते हैं सीमा, ठीक है। अब x 2 की तरफ अग्रसर होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि x बराबर हमें 2 के नजदीक कोई पॉइंट ले लें, जैसे 1.9 ले लिया, फिर हमने x बराबर 1.91 ले लिया, फिर हमने x बराबर 1.92 ले लिया, फिर हमने x बराबर 1.95 ले लिया। इस प्रकार से हमें मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि मैं ये बात करूं कि यहाँ पर ये 2 था और इसे 2 के नजदीक से इस साइड से, ठीक है भाई, यहाँ 2 गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ऐसे तो लिखते हैं संख्या रेखा पर संख्या, ठीक है। तो इसके नजदीक से और हम इस साइड बढ़ते चले गए, इस साइड से 2 की तरफ गए, ठीक है ना, मतलब एक्स वो 2 की तरफ जा रहा है। अब हो सकता है ये 2 एक्स 2 की तरफ इस साइड से भी आ जाए, ठीक है। तो एक्स 2 की तरफ जा रहा है, मतलब यहां से देखो इस लेफ्ट साइड से एक्स जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, तो उस समय एफ एक्स कहां जा रहा है, एफ एक्स जो वो कहां जा रहा है, इन किस संख्या की तरफ अग्रसर हो रहा है, वही अपनी क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है, ठीक है। अब देखो सीमा, अगर ये एक्स बाईं तरफ से आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे अगर 2 की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं अपन बाईं सीमा, ठीक है। बाईं साइड से जा रहा है आगे 2 की तरफ बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं बाईं सीमा। और अगर ये 2 का मान और इस साइड से लिखे, इस साइड से है, ठीक है, दाईं साइड से, मतलब 2 पॉइंट एक्स का मान अगर 2.01 है तो मान क्या, सॉरी 2 पॉइंट, जैसे मान लो कि 2.09 ले लो, ठीक है, x बराबर 2.08 ले लो, x बराबर 2.05 ले लो, x बराबर 2.01 ले लो, तो हम देखेंगे कि ये सभी मान जो है ना, देखो मैं दूसरे पे बना रहा हूँ, ये 2 हो गया और यहाँ पर अपना पॉइंट हो गया 2.01, ठीक है, 2.02 और इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट हो गया 2.09, तो x जो है वो यहाँ से बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। उस समय एफ एक्स जो है वो क्या वैल्यू लेता है, वो कहलाएगी इसकी दाईं सीमा, क्योंकि दाईं साइड से आ रहा नहीं तो दाईं सीमा कहलाएगी। तो देखो अगर हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जब x टेंड्स टू ए, यानी x a की तरफ बढ़ रहा है, तब एफ एक्स एल की तरफ बढ़ता है, तो एल एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स की सीमा कहलाता है, सीमा कहलाता है, यानी लिमिट कहलाता है, ठीक है। अगर इसका संकेत देखें तो संकेत कैसे लिखेंगे, संकेत ये होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, यानी एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है तो उस समय एफ एक्स जो वो किस साइड बढ़ेगा, और वो एक निश्चित राशि एल की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको संकेत में हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये जो एल है ना, ये देखना परिमित मान होना चाहिए, परिमित मान, ठीक है ना, कोई फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है। अब देखो बात ये कि हमें जरूरत क्यों पड़ी इस चीज की, आवश्यकता क्यों पड़ी कि सीमा हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटे एक्स, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, साइन एक्स बटे एक्स लिख दिया, और मुझे पूछा गया कि आप x बराबर 0 पर इसका मान निकालो। तो मैंने क्या किया कि भाई एफ एक्स से मैंने x की जगह पर 0 रखा और मान निकाला कि साइन 0 बटे 0, मुझे पता है कि साइन 0 मान 0 होता है, 0 बटे 0 आ गया। अब ये एक नई समस्या पैदा हो गई मेरे पास कि 0 बटे 0। अब मैंने ये पढ़ा है कि 0 के अंदर जैसे मान लो किसी भी संख्या का भाग दें, 0 के अंदर हम किसी भी संख्या का भाग दें, कोई भी संख्या हो, यानी कोई भी संख्या 0 को छोड़ करके, ठीक है, 0 के अंदर हम जैसे 5 का भाग दें तो भी 0 आता है, और 0 के अंदर अगर हम 7 का भाग दें तो भी 0 आता है,
जीरो के अंदर अगर -10 का भाग दे तो भी जीरो आता है, ये बात हमने पढ़ी है। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने ये भी पढ़ा है कि जैसे मान लो 1 में अगर जीरो का भाग दे तो अनंत आता है, और मैंने ये भी पढ़ा कि 2 के अंदर यानी जीरो का भाग किसी में दे दो अनंत आएगा। ठीक है, 3 में भी अगर -3 में जीरो का भाग दे तो भी अनंत आता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो देखो यानी जीरो का भाग आप किसी भी संख्या में दे दो अनंत आएगा, और जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दे दो जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ आ गई कि ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। अब इसको क्या लिखें, किसका मान जीरो लिखें अनंत लिखें? यहाँ पर ये मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस स्थिति में जब इस फलन का मान हम इस पॉइंट के ऊपर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें इसकी निकालनी पड़ेगी सीमा बिंदु, यानी लिमिटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में x बराबर 0 पर हमें इसका निकालना पड़ेगा सीमा बिंदु, यानी एक लिमिटिंग पॉइंट, कोई लिमिट बिंदु निकाल, सीमा बिंदु निकालेंगे। मतलब कि x बराबर 0 के ऊपर ये फलन जो किस साइड जाएगा, जब x से 0 की तरफ जा रहा है तो उस समय फलन कहाँ जा रहा है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कि हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बन जाती हैं जो हम ज्ञात नहीं कर पाते, उनका वैल्यू हम निर्धारित नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जिन का मान हम निर्धारित नहीं कर पाते उनको अपन बोलते हैं अनिर्धारीय फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है ना, अनिर्धारीय रूप। तो देखो अनिर्धारीय रूप कौन कौन से हैं? अनिर्धारीय, निर्धारीय, अनिर्धारीय, अनिर्धारीय, ठीक है ना, अनिर्धारीय रूप। अनिर्धारीय रूप कौन कौन से हैं? देखो अनिर्धारीय रूप कौन कौन से हैं? एक तो 0/0 फॉर्म, ठीक है, ऐसी बन जाए, या अनंत बटे अनंत बन जाए, या अनंत माइनस अनंत बन जाए, या 0 की घात 0 बन जाए, या 0 की घात अनंत बन जाए, या हमारे पास बन जाए 1 की घात अनंत बन जाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कुछ फॉर्म्स हैं, इनको बोलते हैं अपन अनिर्धारीय फॉर्म। अगर ऐसी बन जाती है ना, ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, तो उस स्थिति में हम उस फंक्शन की वैल्यू और वैल्यू ने निकाल के हम उसकी सीमा निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने अभी एक उदाहरण बताया था कि भाई एफ एक्स बराबर हमने लिखा था, जैसे और लिख दो x² - 1 बटे x - 1, और हमें कहे कि आप x बराबर 1 पर फलन का मान निकालो। तो x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? ये क्या हो गया? 1 - 1 बटे 1 - 1 यानी 0/0 फॉर्म हो गई ना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें सीमा निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सीमा क्यों निकालनी पड़ेगी। सीमा इसलिए निकालनी पड़ती है कि कुछ फलन, जब कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो जिस भी चर के वो फलन है, उस चर के मान अगर रख दें तो वो जो फलन है वो अनिर्धारीय रूप ग्रहण कर लेता है, और उस अनिर्धारीय रूप अगर ग्रहण कर लेता है तो ऐसे फलनों को हम उस बिंदु पर हल करने के लिए बजाय, उस मान निकालने के बजाय उसका सीमा बिंदु निकालते हैं, सीमांत मान निकालते हैं। वो सीमांत मान जो है वही उस फलन का फिर मान होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि लिमिट हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब बात आती है अपनी कि एक कंसेप्ट आएगा यहाँ, बाईं सीमा और दाईं सीमा। बाईं सीमा, ठीक है, बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एल एज एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये अपना ए है, ठीक है, तो यहां अपना जैसे मान लो कि एल है, तो एक्स जो है वो इस ए के सामीप्य में, नेबरहुड में, यानी ए के नजदीक। ठीक है, ए के नजदीक, तो ए के नजदीक मतलब लेफ्ट साइड में, बाईं साइड ए की एक्स जो है वो ए की तरफ बढ़ रहा है बाईं साइड से। ठीक है, उस समय एल जो है वो जो एफ एक्स है वो कहाँ बढ़ रहा है? ठीक है, तो वही उसकी क्या कहलाएगी? बाईं सीमा। मतलब ये हुआ कि एल जो एक्स जो है वो एक की तरफ तो बढ़ रहा है, वो एक की तरफ तो आ रहा है, लेकिन किस साइड जा रहा है? बाईं साइड जा रहा है। ठीक है, उस स्थिति में एफ एक्स का मान क्या आएगा? वो उसकी बाईं सीमा कहलाएगी। और एक्स अगर दाईं साइड से आएगा, एक्स ए की तरफ आ रहा है दाईं साइड से, तो उस समय फलन का मान जो है वो उस स्थिति में एफ एक्स का जो मान है वो जो होगा वो उसकी दाईं सीमा कहलाएगी, यानी राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। तो हम इस चीज को ये लिख सकते हैं कि बाईं सीमा क्या होगी अपनी, कि लिमिट। देखो इसके कई संकेत होंगे, एक तो एल एफ एक्स, मतलब
कि एफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट या तो यूं लिख दो या इसको लिख दो एफ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ठीक है ना, ए माइनस। देखो ए माइनस मतलब इस साइड जो है ना, लेफ्ट साइड जो है अपनी माइनस वाली संख्या तो आती है, ठीक है ना, तो इस साइड अगर लिखेंगे तो माइनस का संकेत काम मिलेंगे, उस साइड लिखेंगे तो प्लस का संकेत काम मिलेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच, और ये संकेत जो है ये अपन सबसे ज्यादा काम मिलेंगे। देखो एच जो है ना, वो ये एच कहां से आ गया बीच में, एच जो है ये बहुत छोटी संख्या है, एच जो है बहुत छोटी संख्या है, मतलब जीरो की तरफ अग्रसर हो रही है, बहुत छोटी संख्या, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जो ए था ना बना ए माइनस एच, एक्स बराबर एच पर निकाल रहे ना, तो ए माइनस एच, ठीक है। तो ये एच जो वो क्या है, मतलब बहुत छोटी संख्या है कि ए जो है ए में से कुछ घट रहा है, ए में से बहुत छोटी संख्या हमने घटाई है, क्योंकि जब नेबरहुड की बात करते हैं ना, सामीप्य की बात करते हैं, ठीक है, तो सामीप्य का मतलब ये होता है कि उसके बिल्कुल पास पास, तो पास पास दोनों साइड ही तो होंगे, तो इस साइड तो होंगी छोटी छोटी संख्या, जिसमें हमने क्या किया एच घटा दिया, एच बहुत छोटी संख्या घटाई है, तो जैसे छोटी एच का मान चेंज होता जाएगा, इसके सामीप्य में अपने को पॉइंट मिलते चले जाएंगे। ए माइनस एच अगर करे तो ए माइनस एच का मतलब होगा कि ए में से हम एच घटा रहे हैं, ठीक है। एच क्या बहुत छोटी संख्या है, तो बहुत छोटी संख्या है, तो वो एच के मान अगर हम घटाते जाएंगे तो इस ए के नजदीक जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉइंट है वो मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ए प्लस एच, ए प्लस में एच में क्या होगा, जो राइट साइड है, राइट साइड में हमें छोटे छोटे पॉइंट यहां से मिलते चले जाएंगे कि एच का मान आप चेंज करते जाओ, ए के मान इस साइड जो है ए में कुछ ना कुछ जुड़ता जाएगा, ठीक है, चाहे एच कितना भी छोटा लेकिन कुछ तो जुड़ता जाएगा, तो हमें मान किस साइड मिलेंगे, इसके बाएं साइड वाले मिलेंगे, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को इस संकेत में लिखेंगे, यानी कि आप उसको ये लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स या लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ए एफ एक्स या लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, क्योंकि ए के ऊपर चेक कर रहे हैं ना तो ए माइनस एच, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से हम निकालेंगे दाईं सीमा, दाईं सीमा, दाईं सीमा क्या होगी, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे इसको, आप यूं लिख सकते हो आर एफ एक्स यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको यूं लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस और एफ एक्स, ठीक है, या यूं लिख सकते हो कि लिमिट एस टेंस टू जीरो और एफ ए माइनस एच, ठीक है। तो ये कुछ संकेत हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये होगी बाईं सीमा और दाईं सीमा। अब हम पढ़ने वाले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये चीजें पढ़ने वाले हैं। अब देखो एक चीज और है कि सीमा का अस्तित्व है, अब जरूरी नहीं है कि हर जगह सीमा विद्यमान हो, सीमा का अस्तित्व कब होगा, तो सीमा का अस्तित्व अगर है उसके लिए सीमा का अस्तित्व है, अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट जो वो एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नंबर एक, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो एल एच एल और आर एच एल, ये दोनों निकालो, ठीक है ना, और दोनों ही क्या आनी चाहिए, एक तो यूनिक आनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि अद्वितीय हो, ठीक है, एल एच एल है वो भी कोई यूनिक वैल्यू है, आर एच एल है वो भी कोई यूनिक वैल्यू है, यानी अद्वितीय हो, फाइनाइट हो, परिमित, फाइनाइट हो, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आए, परिमित राशि आए, ठीक है, कभी अनंत आ जाए इस प्रकार से नहीं आए, तो अद्वितीय हो और फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। ये चीज अगर है तो उस स्थिति में यानी सबसे पहला काम तो ये होगा कि एल एच और आर एच एल जो है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालें, वो या तो कोई यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है, या कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। ये निकालने के बाद में अगर इनमें से एक भी फाइनाइट नहीं आ रही है या कोई ऐसी सीमा आ रही है तो दो मान दे रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में वो सीमा एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी उस समय हम कहेंगे कि अगर इसका मान, और जैसे मान लो कि एल एच एल निकाला हमने
और ये दो मान लेके आ गई कि LHL जो है किसी भी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वहां पर इसके दो मान आ गए, जैसे -1 और +1 आ गए, तो हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि इस सीमा का अस्तित्व है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें और वो आ जाए इनफाइनाइट, 0 आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखिए अगर नंबर 2, अगर हमारे पास LHL बराबर RHL आए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आती है, तो ही लिमिट x टेंस टू a, कोई भी पॉइंट ए पर चेक कर रहे हैं तो fx जो है वो विद्यमान होगा, यानी एग्जिस्ट करेगा कि LHL बराबर RHL होगी तो ही जो लिमिट है वो विद्यमान होगी, अन्यथा लिमिट विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, अब एक बात ये है कि लिमिट विद्यमान होने के लिए भाई कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर fx की सीमा विद्यमान होने के लिए ये तो तय हो गया कि उस पॉइंट के दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों बराबर आनी चाहिए और दोनों अद्वितीय आनी चाहिए, फाइनाइट हो, और तभी तो बराबर आएंगे दोनों। ठीक है, तो दोनों उस पॉइंट के ऊपर उसकी फलन की दाएं सीमा और बाएं सीमा वो बराबर आनी चाहिए, तभी फलन की सीमा वो विद्यमान होगी। ठीक है, अच्छा अगर ये कहें कि फलन की सीमा विद्यमान नहीं है किसी पॉइंट के ऊपर, हम ये कहें कि x बराबर a पर लिमिट x टेंस टू a fx जो विद्यमान नहीं है, हमने ये कहा कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि fx की दाएं सीमा या बाएं सीमा विद्यमान नहीं होगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनमें से कोई एक तो विद्यमान हो सकती है। अगर आपसे ये कहे कि कोई कथन बना के प्रश्न दे दे कि लिमिट x टेंस टू x बराबर a पर फलन की सीमा विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दाएं सीमा विद्यमान नहीं है, इसकी बाएं सीमा भी विद्यमान नहीं है, दोनों ही विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि x बराबर a पर फलन की सीमा विद्यमान नहीं है, तो उस स्थिति में उस जरूरी नहीं है कि उसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा भी विद्यमान नहीं हो, वो विद्यमान हो सकती है, यानी दाएं सीमा विद्यमान हो सकती है या बाएं सीमा भी विद्यमान हो सकती है, और हो सकता है कि दोनों ही विद्यमान हो, दाएं सीमा और बाएं सीमा दोनों विद्यमान हो सकती हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सीमा का अस्तित्व कब है, जब दोनों बराबर आए। ठीक है, हमने निकाला कि x बराबर a के दाएं तरफ से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो हमारे पास जैसे मान लो कि 2 आ गई, और हमने राइट हैंड लिमिट निकाली वो आ गई 3। अब देखो दोनों तरफ यानी LHL भी विद्यमान है और RHL भी विद्यमान है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्लियर कर ले कि सीमा का दाएं सीमा या बाएं सीमा का अस्तित्व होना, सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अगर विद्यमान है तो ये जरूरी नहीं है कि उस बिंदु पर फलन की सीमा विद्यमान हो। फलन की सीमा का विद्यमान होगी जब दोनों बराबर आ जाएं। ठीक है, ये उसका उल्टा देखो कि अगर फलन की सीमा विद्यमान नहीं है, किसी भी पॉइंट की ओर फलन की सीमा विद्यमान नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस बिंदु पर फलन की दाएं सीमा और बाएं सीमा भी विद्यमान नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं है, हो सकती है दोनों, एक हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, दोनों हो सकती हैं, लेकिन दोनों क्या आएंगी, फिर बराबर नहीं आएंगी। अगर बराबर हो जाएंगी तो सीमा का अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने डिस्कस करी। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सीमा का अस्तित्व है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक है और बेसिक से हमने शुरू किया है, क्योंकि सीमा को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे पास जो आगे हम संतत और जो कंटिन्यूटी और जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना उसको नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, एक चीज और है कि एक चीज ये देखो कि जैसे मान लो x बराबर 2 पर हम एक फलन दे रखा है fx। ठीक है, इसका मान निकालना चाह रहे हैं। एक तो देखो आप लिमिट x टेंस टू 2 fx निकालो और एक f2 निकालो, यानी x बराबर 2 पर फलन का मान निकालो और x बराबर 2 पर सीमा निकालो। ये दोनों बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, मतलब दोनों बराबर हो कि दोनों ही बराबर आएंगे जरूरी नहीं है। कैसे, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फंक्शन बढ़ा था कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर हम इसका f जैसे x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 ये देखा, तो देखो f2 निकालते तो क्या आता है, 0/0 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसकी लिमिट निकालेंगे ना, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 fx निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, अगर ये निकालेंगे ना तो हम देखेंगे ये 4 आएगा।
ये 4 आएगा, ये 4 आएगा। और इसमें क्या रहा है कि f2 एनीदारी फॉर्म आ रही है, तो लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू fx जो है वो f2 के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जरूरी हो जाएगा तो उस समय हमारा जो फलन है वो क्या हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा, ठीक है। ये हम संततता के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब इस चीज को अपने को ये ध्यान में नहीं रखना, ये याद नहीं रखना कि लिमिट x टेंड्स टू fx हमेशा f2 के बराबर आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी उस बिंदु पर फलन का मान और सीमा का मान बराबर हो ये आवश्यक नहीं है, सीमांत मान अलग होता है और फलन का उस बिंदु पर मान जो वो अलग होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमें सोल्व करने के लिए हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। जब सीमा हल करेंगे तो हम यही करेंगे कि x बराबर 2 ही रखेंगे, x बराबर 2 ही रखेंगे, लेकिन जब ऐसी फॉर्म बढ़ जाएंगे ना उसको हटाने के लिए हम सीमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जब ये पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होते चलेंगे आगे। हाँ, अब चलते हैं आगे, क्योंकि सीमा की जरूरत कहां पड़ी, सीमा की जरूरत तभी तो पड़ी कि जब फलन अपना निर्धारित मान नहीं लेकर रहा है, ठीक है ना, तभी तो सीमा की जरूरत पड़ी है ना। तो देखो अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और पहला क्वेश्चन ये है अपना कि भाई fx बराबर दे रखा अपने को कि 1 + x² और x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू 1 और 2 - x इज ग्रेटर देन 1, x बराबर 1 पर सीमा के अस्तित्व की जांच करो। मतलब ये देखना है कि x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f किस पर चेक करें, 1 पर चेक करें ना, तो 1 - h, 1 पर चेक करें तो 1 - h। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो, अभी जब हम शुरू में हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि लेफ्ट जैसे x बराबर 1 पर चेक कर रहे हो, ठीक है, तो इस साइड क्या होगा, 1 से छोटे मान तो आएंगे तो 1 में से h घटाएंगे, और इस साइड जो वो 1 से ज्यादा बड़े मान आएंगे जब 1 में h जोड़ेंगे, और h क्या कोई एक स्विच चर है जो x का मान जो h का मान जो बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो इस साइड आएंगे तो 1 - h करेंगे, यानी जो भी पॉइंट है ना उसके अगर हम बाईं साइड सीमा का मान निकालेंगे तो उस पॉइंट में से h को माइनस करेंगे, ठीक है, और अगर दाईं साइड से निकालेंगे तो उस पॉइंट में h को जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें h इसलिए जोड़ रहे हैं कि आगे वाले पॉइंट क्या थोड़े बड़े हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो x का मान अगर 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो फलन का मान ये है, fx का मान ये है, और x का मान अगर 1 से बड़ा है तो फलन का मान ये है। तो हम x का मान अगर 1 से छोटा तो उसी के लिए तो चेक कर रहे हैं भाई, 1 - h किया तो मतलब 1 से छोटे तो मान है, उसी के लिए तो फलन का मान चेक कर रहे हैं, उसी के लिए सीमा निकाल रहे हैं। तो 1 से छोटे मानों के लिए फलन का मान आएगा ये, तो रखो आप लिमिट 1 + x की जगह क्या रखेंगे, 1 - x की जगह क्या कर रहे हैं अपन, 1 - h ही कर रहे हैं ना, तो 1 - h और इसका होल स्क्वायर, लिमिट s टेंड्स टू 0 और 1 + 1 - 2h और प्लस h²। आगे बात सुनिए, अब देखो लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी h की जगह आपको क्या करना है, 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर दो, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन निकालते हैं RHL यानी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 + h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0, और अब 1 से बड़े मानों के लिए, तो 1 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है ना, तो क्या जाएगा 2 माइनस, और 1 पर चेक करें तो 1 + h, 2 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है, ठीक है। तो आप x की जगह क्या रखोगे, 1 + h रखोगे, तो ये क्या जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और 2 - 1 और -h। अब लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप देखो ये मतलब एक कोई फाइनाइट वैल्यू भी है, ठीक है ना, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है, एक ही मान आ रहा है, अद्वितीय मतलब यूनिक, अपने जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो यूनिक आ रही है, एक ही मान ले रही है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का भी अस्तित्व हो गया, राइट हैंड लिमिट का भी अस्तित्व हो गया, लेकिन LHL और RHL जो है ना बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर
1 पर चेक कर रहे थे ना, x बराबर 1 पर f(x) की सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम उस फलन की सीमा का अस्तित्व जांच कर सकते हैं। कोई भी फलन होगा उसके लिए सीमा विद्यमान होगी या नहीं होगी, हम इस तरीके से करेंगे कि उसकी दाईं सीमा निकालेंगे, उसकी बाईं सीमा निकालेंगे, उसकी दाईं सीमा निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आती हैं तो सीमा का अस्तित्व होगा, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है अपनी कि जब अगर हमें सीमा का मान पूछे तो इसका मतलब यह है कि सीमा का मान पूछ रहा है, इसका मतलब सीमा का अस्तित्व तो हो सकता है उसका। ठीक है, सीमा का अस्तित्व हो सकता है, चेक करेंगे हम। ठीक है, तो और देखते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं कि f(x) बराबर दे दिया अपने को साइन 1/x, x टेंस टू 0 और 1x इज इक्वल टू 0, और कह रहा है कि x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व चेक करो कि x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व है कि नहीं, ये चेक करना है, जांच करें। ठीक है, देखो अपन क्या करेंगे कि पहले हम सबसे पहला तरीका अपना क्या है कि LHL निकालेंगे। तो क्या बताया था तरीका आपको कि भाई लिमिट s टेंस टू 0 और f 0 पर चेक करें ना, तो 0 माइनस h लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, और 0 माइनस h कर रहे हैं तो देखो x का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो x का मान 0 से छोटा है या x का मान 0 से बड़ा है। 0 से छोटे के लिए भी फलन का मान यही है, और x का मान अगर 0 से बड़ा तो भी फलन का मान यही है, क्योंकि x बराबर 0 के लिए तो फलन का मान ये हो गया, और जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो उस समय फलन का मान ये आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, साइन 1/0 माइनस h लिमिट s टेंस टू 0 और साइन 1 माइनस साइन माइनस 1/h। ठीक है, अब देखिए लिमिट s टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था। अब देखो अगर एच की जगह हम 0 पुट करें तो 1/0 मतलब अनंत बनता है, साइन अनंत बनता है, मतलब माइनस साइन अनंत आ गया। ठीक है, और साइन अनंत का मतलब ये है कि साइन में का अनंत का मान कितना होगा कि भाई ये जो मान होता है ना साइन का मान, ये हमेशा क्या होता है -1 से लेकर के -1 से और 1 के मध्य कोई परिमित राशि, परिमित मान, मतलब कोई को फाइनाइट वैल्यू तो आएगी, फाइनाइट वैल्यू तो आएगी कोई कोई। ठीक है, लेकिन वो -1 से 1 के बीच, क्योंकि अपने को पता है कि साइन का मान मिनिमम जो वैल्यू होती है साइन की वो -1 होती है, मैक्सिमम होती है वो 1 होती है, तो -1 और 1 के बीच में आना है कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन आएगा क्या वो अपने को नहीं पता। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाल के लेके आते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0 और f 0 प्लस h करके, और ये निकालते हैं कि लिमिट s टेंस टू 0 और साइन 1/0 प्लस h। आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये भी ये आएगा कि भी -1 व 1 के मध्य कोई परिमित राशि, परिमित मान। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब देखो यहां पर हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट विद्यमान तो ये है, दोनों विद्यमान है कि इसका भी कुछ मान आएगा, इसका कुछ मान आएगा, लेकिन हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास कोई यूनिक मान अपने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहां पर अपने को कोई यूनिक मान नहीं मिल रहा है, इसलिए इसके सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कि दोनों ही सीमाओं का हमें कोई यूनिक मान नहीं मिल रहा है, दोनों ही सीमा का यूनिक मान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देखो हमारे पास सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आती, और बराबर कब आती, जब दोनों के मान कोई यूनिक आते, यानी कोई एक एक मान अपने को मिलते। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी -1 से +1 के बीच में कोई परिमित राशि है, ये भी -1 से +1 के बीच में परिमित राशि है, तो इसके बीच में बहुत सारी राशियां होती है ना, तो ये बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई
दोनों ही सीमाओं का और जो मान है वो मतलब कोई अद्वितीय मान विद्यमान नहीं है, इसलिए हम ये सीमा जो है इस फलन के लिए सीमा का मान विद्यमान नहीं होगा, सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना सीमा का अस्तित्व से संबंधित बातें। सीमा विद्यमान है नहीं, ये हम चेक कर लिए, सीमा की परिभाषा हमने देख ली। ठीक है, और अब थोड़ी सी बातें और हम वो अपने को और देखनी है। ठीक है, वो और देखो। देखो, सीमा की कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो अपने को ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स है। ठीक है, सीमा की कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो अपने ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि हालांकि ये हम काम में ले रहे हैं और पता भी नहीं चलता कि कब हम इसको काम में ले रहे हैं। ठीक है ना, काम में ले लिया हमने, अभी जो सोल्व किया था उसमें काम में ले भी लिया हमने प्रॉपर्टी कि एफ है प्लस जी एक्स, अगर ये हो तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। मतलब यहाँ तो दोनों फलनों का योग है, तो हम ऐसे इनको दोनों को अलग अलग योग के रूप में लिख सकते हैं। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा कि यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए और कोई भी एक कांस्टेंट राशि है, अचर राशि, ठीक है, एफ अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे भाई, कोई कांस्टेंट राशि एफ जो है फलन जो है कोई अचर राशि से गुणा हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि के अचर राशि उसको तो बाहर ले आओ और लिमिट जो अप्लाई होगी वो फलन पर होगी एफ एक्स। ठीक है, तो ये भी हमने काम में ले ली। तीसरा कि अगर दो फलन गुणा में हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ इंटू जी एक्स, अगर ऐसा हो, दो फलन गुणा में है, तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स गुणा लिमिट, यानी दोनों फलनों के अलग अलग सीमा लगानी है जी एक्स। ठीक है, चौथा लिमिट एक्स टेंस टू ए, दो फलन अगर भाग में है एफ वन जी, ठीक है, तो उस समय हम ऐसे लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, फिर चलो आगे और देखो, यहां लिख देता हूं, अगर ऐसा हो जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए और e की पावर एफ एक्स आ जाए, e की पावर एफ एक्स आ जाए, या e की पावर आ जाए, a की पावर एफ एक्स आ जाए, किसी भी संख्या की पावर एफ एक्स आ जाए, तो उस समय हम ऐसे लिखेंगे कि e की पावर लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसको लिखेंगे। ठीक है ना, e की पावर आ जाए, a की पावर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर लिमिट, मतलब ये है कि कहने का मतलब ये कि लिमिट हमें वहां लेनी है जहां पर चर विद्यमान है। ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर log x आ जाए, log x आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि log ऑफ या एफ एक्स आ जाए। ठीक है, log एफ एक्स आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट log ऑफ x। ठीक है, तो ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी। तो ये चीज, एक चीज निकल के आई इनमें, अगर हम देखें निष्कर्ष एक चीज देखें कि अगर दो फलनों का योग है तो सीमा अगर निकाले, दोनों फलनों की अलग अलग सीमा निकाल के जोड़ देंगे। दो फलन अगर गुणा में उनकी सीमा निकाल रहे हैं, दोनों फलनों की अलग अलग सीमा निकाल के दोनों गुणा कर देंगे। दो फलन भाग में है तो दोनों की सीमा अलग अलग निकाल के दोनों में भाग दे लेंगे। ठीक है, यहाँ किसी संख्या अचर की कोई अचर राशि घात अगर फलन दे रखा है तो हम सीधी फलन जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो सीधी उस अचर राशि जो घात है उसमें सीमा अप्लाई करेंगे। ठीक है, log वाले के लिए हम log के अंदर करेंगे। ठीक है, अगर log एफ एक्स है तो लिमिट जो होगी वो क्या होगी, log लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए और log x। ठीक है, log x नहीं एफ एक्स, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये था अपना लिमिट का बेसिक इंट्रोडक्शन, लिमिट के बारे में जानकारी वो हमने ले ली। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, वहां पर हम पढ़ना शुरू करेंगे लिमिट को निकालना। ठीक है, सीमा को ज्ञात करना
और अगर कंपटीशन की बात करें तो 1% तो इसमें से निश्चित है, 1% तो 101% आएगा, हो सकता है इसमें से 2% भी आ जाए, ठीक है ना। 1% तय है आना, कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम होगी तो इसमें से 1% तो पक्का आएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें से 2% भी आ जाए। और ये अगर सीख लेंगे तो हमें, ये सीखेंगे तो ही हमें अवकलनीयता और संततता जो है वो समझ में आएगी, यानी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है वो तभी समझ में आएगी जब हमें लिमिट आ रही है। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और थोड़ा सा क्लासों को जो है वो शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो अपना फर्ज बनता है कि क्लासेस जो वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर कोई भी क्लास जो इस तरीके से सीरियल वाइज आपको किसी भी उस पर नहीं मिलेगी। एक हो सकता है कोई एक टॉपिक सीरियल वाइज पढ़ा देंगे, 2 टॉपिक पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ तो अभी तक हमने 10-12 टॉपिक हमने पढ़ लिया और सारे के सारे जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी की, किसी की 8 वीडियो है, किसी के 10 वीडियो है, किसी की 12 वीडियो है, वो उसके ऊपर लिखे हैं। सारे सारे जो है वो सीरियल वाइज सारे कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीरियल वाइज अगर पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक है उसको 1 नंबर से शुरू कर दो, वो टॉपिक निश्चित है कि जब उसके सारे वीडियो देखें तो कंप्लीट रूप से वो टॉपिक जो वो अपने समझ में आएगा और कंप्लीट जो अपनी समझ विकसित है उसमें होगी। तो इतना अच्छा कंटेंट है, इसलिए वीडियो को रोजाना लाइक करें और जिसके पास भी ये पहुंच रहा है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास जो है इसको पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।